हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम गति के समीकरणों का हल करेंगे लेकिन अवकलन विधि द्वारा। तो चलिए इसमें देखते हैं किस प्रकार से ये हल होता है। सबसे पहले हम प्रथम समीकरण की बात करते हैं। प्रथम समीकरण हम अवकलन विधि द्वारा कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब कैलकुलस मेथड अप्लाई करके कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। और कौन से एक्सीलरेशन का? जो आपने पढ़ा था इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ए इज इक्वल टू क्या था? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। और यहाँ पे आपको मिला था डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। इसी को आप लिखते थे, क्या लिखते थे? डी वी बाई डी टी। मतलब ये चीज़ आप लिखते थे, ये वैल्यू इसके बराबर होती है। इसी को बोलते थे तात्क्षणिक त्वरण। अब इसी के आधार पे हमें गति का प्रथम समीकरण निकालना है। और ये कौन सा मेथड है? कैलकुलस मेथड है। इसमें डेल्टा टी जो टेंड्स टू जीरो है, इसका मतलब ये बहुत सूक्ष्म समयांतराल है जो टी के बहुत समीप है। मतलब ये लिमिट पे करके सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं कैसे किस प्रकार इसको हल किया जाएगा। यहाँ पे अगर हम लिख लें, माना कोई वस्तु सूक्ष्म समयांतराल dt में अपने वेग में dv परिवर्तन को दर्शाती है, तब त्वरण की परिभाषा से यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, माना किसी गतिशील वस्तु के वेग में सूक्ष्म समयांतराल dt में वेग परिवर्तन dv है, तब त्वरण की परिभाषा से क्या मिलेगा? a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। और इसको आप कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं डी वी इज इक्वल टू ए इंटू डी टी, ऐसा आप लिख लें। यदि आप माने t1 इज इक्वल टू जीरो पर वेग कितना है? u, तथा t2 इज इक्वल टू t पर वेग कितना है? v है। मतलब आपने क्या माना कि प्रारंभिक समय पर वेग u है, और जो आपने देखा t समय के पश्चात वेग कितना हो गया? v है। अब इस केस में आप मान सकते हैं कि ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है। अब इसी इक्वेशन फर्स्ट का इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन का आपको हम कुछ सिस्टम बता देते हैं। आपको इंटीग्रेशन का ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। x की पावर n इज इक्वल टू होता है कितना? x की पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन। ये होता है इंटीग्रेशन का फार्मूला, मतलब समाकलन का सूत्र। अब इसमें आपने अगर मैथमेटिकल जो चैप्टर था फिजिक्स का वो पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। और यहाँ पे अगर लिमिट की बात की जाती है, सपोज यहाँ पे दे दिया गया x की पावर 2, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है तो ये हो जाएगा x की पावर 3 बाई 3। लेकिन अगर यहाँ पे निश्चित समाकलन करना हुआ, मतलब एक निश्चित सीमा के अंदर, तो यहाँ पे अगर मान लें a है, यहाँ पे b है, तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे लेकिन लिमिट इसके नीचे ऐसे लिखे रहेंगे a और b। अभी आपको करना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। x के स्थान पे एक बार प्लेस करना है b और उसके बाद a। तो आप जब इसको रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा b क्यूब बाई 3 माइनस a क्यूब बाई 3 लिमिट रखने पर। यहाँ पे मतलब लिमिट का मान रखने पर ये चीज़ हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? b क्यूब माइनस a क्यूब बाई कितना? 3 आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इंटीग्रेशन किया जाता है। आपने मैथमेटिकल चैप्टर में पढ़ा होगा ये सब। तो यहाँ पे यदि t1 इज इक्वल टू जीरो पर वेग u है तथा t2 इज इक्वल टू t पर वेग v है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों का निश्चित सीमाओं
के बीच क्या करने पर, समाकलन करने पर। अब जब आप समाकलन करेंगे तो समीकरण एक यही है आपका। अब इसका जब आप करेंगे क्या, इंटीग्रेशन, लेकिन आपका जो अंतिम वेग है वो v है, तो यहाँ पे v लिखें, और प्रारंभिक वेग u था, u लिखें, और किसका करेंगे, दोनों पक्षों का, तो इस पक्ष में dv है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, इधर भी लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे a इंटू क्या, dt, और यहाँ पे समय कितना है, समय आपका t1 से t2 हुआ है, मतलब यहाँ पे आप लिखेंगे 0 से t, ये आपका समय है। अब एक्सेलरेशन जो है वो नियत त्वरण है, इसका समाकलन नहीं होगा। अब इसको हम बाहर रखेंगे और जब इसका समाकलन करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो इसके साथ में एक है, और एक का इंटीग्रेशन होता है, अगर हम dx के सापेक्ष करेंगे तो x आएगा, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ds तो यस आएगा, यहाँ पे मतलब d के साथ में जो रहेगा वही आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा लिमिट के साथ में v, और यहाँ पे रहेगा u, और यहाँ पे रहेगा v, इस तरह से आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे इसका जब इंटीग्रेशन आप करेंगे a बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे फिर बचा कितना, एक्चुअल में यहाँ पे बचा a बाहर था तो यहाँ पे बचा dt, तो यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे t आएगा, यहाँ पे आएगा t, और इसकी लिमिट यहाँ पे अगर आप अप्लाई करेंगे तो 0 से t। अब यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा v माइनस यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इज इक्वल टू कितना, आपको इधर ये वैल्यू शिफ्ट करनी है। अब ये हो जाएगा a, और यहाँ पे हो जाएगा t माइनस 0, तो यहाँ से आपको मिला v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, या v इज इक्वल टू कितना मिल गया आपको, u प्लस ए टी। यही आपका गति का प्रथम समीकरण है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया है ये हम आपको बता देते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे हमने बोला 1 का जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जाएगा वही वैल्यू आ जाएगी एग्जैक्टली, यहाँ पे x आएगा। ये किस प्रकार आएगा, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0, ये लिख सकते हैं इंटू डी एक्स। अब अगर हम ये वाला मेन फार्मूला x की पावर n इज इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 अप्लाई करें तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर 0 प्लस 1 डिवाइड बाई कितना, 0 प्लस 1, n प्लस 1 होता है। अब आपको क्या मिला, एग्जैक्टली आपको कितना मिल जाएगा, x की पावर अगर n प्लस 1 करेंगे, n आपका 0 है और ये 1 है, तो x की पावर 1 बचा, और डिवाइड बाई कितना 1, मतलब मिला कितना x। तो जिसके रिस्पेक्ट में रहेगा वही चीज़ आपको मिलेगी। अगर dx के रिस्पेक्ट में है तो x, अगर पावर यहाँ पे आपको नहीं मिल रही है, अगर 1 रहेगी तो स्क्वायर में आएगा। जैसे यहाँ पे x की पावर 2 है तो इसका मतलब क्या आएगा, x की पावर 3, क्योंकि 2 में एक ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना 3, ये चीज़ मिल जाएगी। और अगर लिमिट दी गई है, एक निश्चित सीमा के अंदर आपको समाकलन करना है तो उसे बोलते हैं निश्चित समाकलन। अगर इस टाइप का समाकलन आपको करना हुआ तब उसके लिए पहले आप इंटीग्रेशन वाला फार्मूला लगा देंगे, आफ्टर दैट आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब ऊपर की लिमिट में से नीचे वाली लिमिट घटाएंगे, लेकिन ये वैल्यू कहाँ पे रखी जाएगी, जो आपका वेरिएबल आएगा इंटीग्रेशन करने के बाद। जैसे इसमें वेरिएबल क्या है, x है, इसमें रखेंगे। अगर यहाँ पे हम लिमिट मान लेते v और u है तो यहाँ पे हमें रखना पड़ता, ये हो जाता अपर लिमिट, अपर लिमिट का मतलब यहाँ पे v क्यूब बाई 3 आता, और माइनस कितना u क्यूब बाई कितना 3 आता। फिर इसके बाद एलसीएम अगर ले सकते हैं यहाँ पे तो लेंगे, तो ये हो जाएगा v क्यूब माइनस u क्यूब बाई कितना 3। तो ये एक इंटीग्रेशन का सिंपल फार्मूला है, बेसिक फार्मूला है। इस हिसाब से किसी भी इक्वेशन का इंटीग्रेशन किया जाता है। और इंटीग्रेशन क्यों किया जाता है, छोटी चीज़ को बड़ा करने के लिए। और डिफ्रेंसिएशन किस लिए किया जाता है, बड़ी चीज़ को छोटा करने के लिए। अवकलन मतलब घटाने के लिए अवकलन और बढ़ाने के लिए समाकलन। अभी तक हमारे पास सूक्ष्म समयांतराल में था, जो भी था ये सूक्ष्म समयांतराल में वेग परिवर्तन था। अब इससे हमने किया कि उसका वेग परिवर्तन कहाँ से कहाँ तक, u से जब v होता है उसका वेग, तब इसमें आपको अंतिम वेग किस प्रकार मिल रहा है ये देखिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करके बताया गया आपको।
तो सिमिलरली आप सेकंड वाला इक्वेशन भी इसी तरह से प्रूव करेंगे। अब हम आपको सेकंड वाला बताते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलेशन मेथड या कैलकुलस मेथड, कैसे भी आप कह सकते हैं, गति का दूसरा समीकरण। अब इसमें दूसरे समीकरण को अगर आप जानते हैं तो आपको पता है कि उसमें s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये आता है, या फिर आपने जो प्रूफ किया था वो आपने प्रूफ किया था इसके पहले x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पे यस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो दोनों चीज़ें एक ही हैं, बस इसमें वस्तु कहाँ से चलना प्रारंभ कर रही है, एक पॉइंट से, जीरो से चलना स्टार्ट नहीं कर रही है, मतलब मूल बिंदु से नहीं चल रही है, ये वाला इक्वेशन जो है। और इस वाले इक्वेशन में एक्स नॉट की वैल्यू क्या है, जीरो है, मतलब वस्तु मूल बिंदु से चलना प्रारंभ कर रही है। हमने इन सभी टॉपिकों को पीछे बताया है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो अब हम बताते हैं गति का दूसरा समीकरण किस प्रकार हम निकालेंगे यूजिंग कैलकुलस मेथड। तो यहाँ पे अगर हम माना गतिशील वस्तु का सूक्ष्म समयांतराल dt में विस्थापन dx है, तब अब विस्थापन हमें पता है, समय पता है, तो हम कौन सी परिभाषा लगाएंगे, वेग की परिभाषा से। तो वेग की परिभाषा से, अब कौन से वेग की परिभाषा यूज करेंगे इसमें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसमें हमने बताया था आपको कि v इज इक्वल टू क्या होता है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। मतलब अगर समयांतराल सूक्ष्म होगा तो यहाँ पे हम डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ऐसा लिख सकते हैं। अब यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई की जाएगी। यहाँ पे डी टी का मतलब क्या है, डेल्टा टी, और डी एक्स का मतलब है डेल्टा एक्स, मतलब ये दोनों बहुत सूक्ष्म हैं, उसी के रिस्पेक्ट में हमें बात करनी है। तो हम लिमिट लेके चलेंगे, वो सूक्ष्म वाला मान लेके चलेंगे। तो यहाँ पे वेग की परिभाषा से आपको क्या मिल जाएगा, v इज इक्वल टू मिल जाएगा डेल्टा एक्स बाई कितना, डेल्टा टी, और यहाँ पे आप लिमिट लगा सकते हैं, डेल्टा टी टेंस टू जीरो लिख सकते हैं, या आप डायरेक्ट लिखें v इज इक्वल टू कितना, डी एक्स बाई डी टी, ये चीज़ आप लिखें। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा चेंज करना है, इक्वेशन के रूप में इसको लिखना है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ये डी एक्स इज इक्वल टू कितना, v इंटू डी टी। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट के रूप में इक्वेशन चाहिए। यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा उस फॉर्म में हमको ये वैल्यू चाहिए, इसलिए हमने dx को एक साइड में रखा, बाकी सबको एक साइड में कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास पहला इक्वेशन मोशन का आ चुका है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं परंतु v इज इक्वल टू क्या है, u प्लस ए टी, इसलिए आपको मिलेगा dx इज इक्वल टू u प्लस ए टी, और यहाँ पे इंटू कितना, dt हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ी कंडीशन मान लेंगे, यदि t1 इज इक्वल टू जीरो पर प्रारंभिक स्थिति कितनी मान लें, x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट, तथा t2 इज इक्वल टू t पर अंतिम स्थिति x2 इज इक्वल टू x हो, तब आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें यहाँ पे, है ना। तब समीकरण एक के दोनों पक्षों का निश्चित
सीमाओं के बीच क्या करने पर, समाकलन करने पर, क्योंकि मूवमेंट जो हुआ है, जो वस्तु चल रही है वो x 0 से चल के यहाँ पे पहुँच रही है, तो आपको समाकलन ही करना पड़ेगा। आप छोटी दूरी से लेके बड़ी दूरी तक जाना चाहते हैं और समय भी आपका 0 से t है, तो आप जब निश्चित समाकलन करेंगे तो समय की सीमा है 0 से t और विस्थापन की जो सीमा है वो x 0 से x है। तो इस तरह से हम दोनों पक्षों का जब समाकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे dx का आप समाकलन कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, अपर लिमिट आपकी ये है, लोअर लिमिट ये है, तो यहाँ पे अपर लिमिट आप रखेंगे कितना x और यहाँ पे कितना रखेंगे x0 इज इक्वल टू आपको मिलेगा कितना। अब इधर का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको इधर t है, यहाँ पे t दिया गया है, तो यहाँ पे t वाली लिमिट रखेंगे 0 से t में आप किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, u प्लस at का कर रहे हैं, यही है विद रिस्पेक्ट टू dt। तो यहाँ पे समय वाली सीमा रखी जाएगी। मतलब अगर सीमा आप जो मान रहे हैं पहले वो ढूंढें इक्वेशन में किस साइड में है, उधर ही वो लिमिट रखी जाती है। तो इधर t है तो इधर हमने t का रखा, इधर विस्थापन है तो इधर हमने विस्थापन की सीमा रख दी है। अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो इसके साथ में 1 है, तो 1 का कितना हो जाएगा, जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है x हो जाएगा। अब इसकी लिमिट यहाँ पे आप लिख दें x0 से x तक है, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे dt का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एक्चुअल में आपको मिलेगा, यहाँ पे हम बता देते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पे स्टेप को हम लिखते हैं। आपको मिलेगा u इंटू डी टी प्लस कितना, यहाँ पे at इंटू डी टी ऐसा मिलेगा। तो यहाँ पे जब इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे तो ये स्टेप अगर आप चाहें तो एक स्टेप यहाँ पे और लिख सकते हैं, अगर ये आप चाहते हैं लिखना तब लिखें, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आप डायरेक्ट में भी इसको कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे लिमिट आप लगाएं 0 से t। अब 0 से t आप किसके लिए रखेंगे, इसके लिए भी रखेंगे, इसके लिए भी रखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा u इंटू डी टी प्लस यहाँ पे 0 से t के बीच होगा इंटीग्रेशन किसका, at इंटू डी टी, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप फोकस करें, यहाँ पे u है तो यहाँ पे तो हमें समाकलन करना है किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, तो u तो कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप वैल्यू लिख सकते हैं इसकी, यहाँ पे आपको अपर लिमिट रख देना है माइनस लोअर लिमिट कर लेना है, ये हो गया इधर का पूरा काम। अब यहाँ पे आपको u बाहर करना है, u बाहर हो गया तो आपको मिला कितना dt और लिमिट है इसकी 0 से t पे, और प्लस कितना हो जाएगा a बाहर हो जाएगा क्योंकि a के सापेक्ष तो करना नहीं है, तो a बाहर हुआ। आपको कितना मिला 0 से t पे और यहाँ पे t इंटू कितना है dt। अब वही फार्मूला फिर से यूज करेंगे, t के सापेक्ष में है, इधर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हो जाएगा x माइनस x0 इज इक्वल टू कितना u। अब यहाँ पे t है, अब t हो जाएगा जब, तो यहाँ पे आप लिमिट रखेंगे 0 से t प्लस कितना a, और यहाँ पे है t, तो अगर यहाँ पे x का करते हैं आप dx के सापेक्ष तो ये आता है x स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको t स्क्वायर बाई 2 और लिमिट कितनी है 0 से t। अब इधर भी लिमिट रख दें तो ये हो जाएगा x माइनस x0 इज इक्वल टू u, और यहाँ पे t माइनस 0 इज इक्वल टू a, यहाँ पे कितना हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2। अब आपको क्या मिला x माइनस x0 इज इक्वल टू यू टी, यहाँ पे प्लस है। अब यहाँ पे आपको कितना मिलेगा प्लस हाफ, देखिए बाहर हो जाएगा और ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा आपको हाफ at स्क्वायर। अब यहाँ से x0 को इधर ट्रांसफ़र कर दें तो x इज इक्वल टू आपको मिलेगा x0 प्लस यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर। ये आपका
सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है और इसको प्रूव किया गया किससे, कैलकुलस मेथड से। देखिए इसमें क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारी कहाँ से चलना स्टार्ट करेगी, ओरिजिन से, तब तो एक्स नॉट क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से नहीं चल रही है, यहाँ से कहीं चलना स्टार्ट कर रही है, मतलब यहाँ से ये स्टार्ट की और कहाँ तक पहुँची, यक्स तक पहुँची, तो यहाँ पे समय आपका t1 इज इक्वल टू कितना माना गया है, 0। और t समय के पश्चात यानी कि जब t2 इज इक्वल टू t हो गया तब यहाँ पे ये पहुँची है। तो ये वाली कंडीशन अगर रहेगी तो ये फार्मूला निकल के आएगा। अगर मूल बिंदु से चलेगी तब आप क्या अप्लाई करेंगे, तब x नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 0, मतलब x इज इक्वल टू मिलेगा आपको ut प्लस हाफ at²। अब हम आपको गति का तीसरा समीकरण बता देते हैं। ये किस प्रकार लगेगा, गति का तृतीय समीकरण। सबसे पहले इसके लिए हमें अप्लाई करना होगा त्वरण की परिभाषा से। त्वरण की परिभाषा से, त्वरण की परिभाषा से क्या होता है, a इज इक्वल टू dv/dt, ये चीज़ होती है। अगर हम इसको थोड़ा सा सेपरेट करके शिफ्ट करें जिसमें हमको वेलोसिटी भी मिल जाए, है ना, और यहाँ पे हम इस फार्मूले को चेंज भी ना करें, तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं dv/dx इंटू कितना, dx कितना dt। अब हम लोग जानते हैं क्या, वी नो दैट, क्या चीज़, dx/dt इज इक्वल टू v। तो यहाँ पे अगर हम v रिप्लेस करेंगे तो आपको मिल जाएगा a इज इक्वल टू dv/dx इंटू कितना, v। यहाँ पे ये चीज़ हम लोग जानते हैं। अब यहाँ से आपको क्या मिला, v इंटू डी वी इज इक्वल टू a इंटू डी एक्स, ये चीज़ आपको मिल गई। अब यहाँ पे अगर हम लोग माने जब x इज इक्वल टू एक्स नॉट, तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू, मतलब वेग की बात कर रहे हैं, u। और जब यहाँ पे हम लोग माने कि x इज इक्वल टू क्या हो जाए, यक्स हो जाए, तो यहाँ से आपको मिलेगा अंतिम वेग। इसको आप v1 भी मान सकते हैं, इसको x1 मान लें, इसको x2 मान लें, और यहाँ पे इसी तरह से v2 मान लें। अंतिम वेग कितना हो जाएगा, v। अब यहाँ पे देखिए पोजीशन ये आपका ये दिया गया है, और जो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दिया गया है वो यहाँ पे है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको कोई इक्वेशन मान लें, इक्वेशन फर्स्ट मान लें। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है। हमने क्या माना, जब वस्तु की स्थिति x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट थी तब वस्तु का वेग v1 इज इक्वल टू u था। जब वस्तु का पोजीशन x2 इज इक्वल टू x हुआ तब वस्तु का वेग कितना हुआ, v2 इज इक्वल टू v हो गया। अब यहाँ पे समीकरण 1 के दोनों पक्षों का निश्चित सीमाओं के बीच समाकलन करने पर अगर आप समाकलन करेंगे इक्वेशन फर्स्ट का, तो इधर वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में होगा और इधर पोजीशन के रिस्पेक्ट में होगा। तो वेलोसिटी वाली लिमिट इधर रखी जाएगी और पोजीशन वाली लिमिट इधर रखी जाएगी। तो आपको यहाँ पे लिखना है v इंटू डी वी। अब यहाँ पे आपने जो वेलोसिटी माना है वो प्रारंभिक वेग कितना माना है, u, और अंतिम वेग कितना माना है, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a। और इधर भी इंटीग्रेशन करेंगे, इधर देखिए क्या है आपकी इक्वेशन में, पोजीशन है, तो पोजीशन वाली वैल्यू इधर रखी जाएगी, मतलब यहाँ पे इंटू dx है। और आप इसके लिए मान चुके हैं प्रारंभिक स्थिति क्या है, x नॉट, अंतिम कितना है, x है। अब इसका फटाफट इंटीग्रेशन आप जब करेंगे तो आपको इधर मिल जाएगा, यहाँ पे लिमिट ऐसे ही रहेगी, v का हो जाएगा v² बाई कितना 2, और लिमिट u से v के बीच, और इधर a का तो होगा नहीं क्योंकि आपको पोजीशन का करना है,
तो यहाँ पे जब a को बाहर करेंगे तो 1 बचेगा, और अगर 1 बचा तो इसका मतलब x के सापेक्ष हो रहा है, x ही आएगा। तो a और यहाँ पे मिला कितना x, आपको यहाँ पे लिख लेना है x0 और x। अब यहाँ पे लिमिट का मान रख देते हैं, या आपको यहाँ से मिल जाएगा v²/2, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, u² कितना 2, और यहाँ पे आपको मिला कितना a अपर लिमिट x माइनस x0, ये हो जाएगा। यहाँ से फिर आपको मिला v² माइनस u² कितना 2 = a, और यहाँ पे देखिए x माइनस कितना a x0। यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा v² माइनस u² = 2। अगर a को कॉमन रखते हैं, a ऐसे ही रहने दीजिए, x माइनस कितना हो जाएगा x0। यहाँ पे अब आप लिख सकते हैं v² = कितना u² प्लस 2a, और यहाँ पे x माइनस x0 लिख सकते हैं। ये आपका थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। लेकिन ये थर्ड इक्वेशन तब का है जब वस्तु कहाँ से चलना प्रारंभ कर रही है, मूल बिंदु से कुछ दूरी से चलना प्रारंभ कर रही है, मतलब x0 से, और कहाँ तक जा रही है, x तक जा रही है। ये आपकी x1 की पोजीशन है, ये x2 की पोजीशन है, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, ये वेलोसिटी v1 है, और जो u के बराबर है, यहाँ पे वेलोसिटी v2 है जो v के बराबर है। अब इसी के बीच इसका समाकलन करके ये मान निकाला गया है। अगर वस्तु हमारी ओरिजिन पॉइंट से चलना स्टार्ट करेगी यहाँ से, तो आपको x0 = 0 रखना पड़ेगा, तब आपको ये इक्वेशन मिलेगा किस फॉर्म में, v² = u² प्लस 2ax। यही आपका थर्ड इक्वेशन होता है। लेकिन जब वस्तु हमारी x0 से चलना स्टार्ट करेगी तब ये इक्वेशन आएगा। तो ये तीनों नियम थे। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अगर किसी पॉइंट पे आपको कन्फ्यूजन है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। अगले वीडियो में आप ग्राफीय विधि द्वारा गणित के समीकरणों का निगमन देखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।